गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गुजरात में फिर भड़का दंगा। हिम्मतनगर में दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे, पुलिस मदद नहीं कर रही, लोग पलायन को हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 समुदायों के बीच दंगे हुए थे। दंगे के बाद 3 जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर के वंजारा वास इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी। हालांकि इसके बाद भी दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। नतीजा, दर्जनों परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद गृह विभाग और पुलिस एक्शन में आए। पुलिस, RAF और SRP की तैनाती कर दी गई। स्थिति की जांच करने और दंगे रोकने के लिए जिला पुलिस प्रमुख और कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार शाम को शांति समिति की बैठक भी हुई थी। लेकिन शांति समिति की बैठक के 5 घंटे बाद ही देर रात हिम्मतनगर के वंजारावास में हमला हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 13 लोग हुए जख्मी। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क में मंगलवार सुबह को कई लोगों पर गोली चलाई गई। यह घटना न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हुई। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना स्थल पर कई लोगों को गोली लगी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुल 5 लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद स्टेशन पर धुआं भी था। अभी के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। शुरुआती जांच के बाद यह भी कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स मेट्रो स्टेशन में कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में आया था। वहीं उसने गैस मास्क भी पहना हुआ था। अभी के लिए पुलिस द्वारा मौके पर मौजूद सभी CCTV खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश हो रही है। ये एक आतंकी घटना है या फिर कोई दूसरी साजिश, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, इस फायरिंग में 13 लोग घायल भी बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह इन ट्रबल, गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह, दर्ज हुआ FIR मुकदमा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां उनके खिलाफ विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर कार्यवाही करने की बात कही, वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह बहुत जिम्मेदार नेता है जो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं। वह ऐसा कोई कदम नहीं करेंगे जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लगातार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की फिराक में है। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने पूर्व CM दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर लिया है और उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। पूर्व CM पर IPC की धारा 295A, 465, 505, 2 समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हर घर को मुफ्त बिजली जल्द, मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले पंजाब के CM भगवंत मान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात देने वाली है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि इस संबंध में मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि पंजाब वासियों को मुफ्त बिजली देने के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। यह बैठक CM अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त देने का प्लान हो गया है। जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है पुतिन, बोले जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता मिलिट्री एक्शन जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रहेगा जब तक कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। पुतिन ने कहा कि अभियान योजना के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि रूस नुकसान को कम करना चाहता है। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में वोत्सुचन स्पेस लॉन्च सेंटर की यात्रा के दौरान कहा कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लिया जाता। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन इस्तांबुल में रूसी वार्ताकारों के
के साथ बातचीत के दौरान किए गए प्रस्तावों से पीछे हट गया, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है और रूस के पास अपने आक्रमण रवैये के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में सरकारी कर्मियों को अब मिलेगा सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंच ब्रेक को घटाकर आधे घंटे कर दिया। दूसरी बार लगातार सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर टीम 9 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से लंबे लंच ब्रेक लेने की शिकायतें मिल रही है, जिससे कार्यालयों में काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लंच ब्रेक 30 मिनट से ज्यादा न हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूरोपीय यूनियन और नाटो में फूट, हंगरी ने दी मॉस्को की मांगों को पूरा करने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि हंगरी को रूसी गैस के लिए रूबल में भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद यूरोपीय संघ और हंगरी सरकार के बीच एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। यूरोपीय आयोग का कहना है कि अगर हंगेरियन सरकार ऐसा करने का फैसला करती है तो वह यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगी। इसके विपरीत ऑर्बन सरकार का दावा है कि रूस के साथ हंगरी के द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना रूसी गैस के लिए भुगतान करना संभव है। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला चीजों की सप्लाई का है। जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीजों की सप्लाई और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ देश चाहते हैं कि रूस से उनका व्यापार फिर से शुरू हो जाए। इनमें यूरोपीय यूनियन के भी कुछ देश हैं, लेकिन अमेरिका प्रबल रूप से प्रतिबंध लगाने का पक्षकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे छात्रों की बढ़ गई चिंता, देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग की गई। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध महीने बीत जाने के बाद भी जारी है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारत के मेडिकल छात्रों की वतन वापसी हो गई है। छात्रों के सामने अधूरी पढ़ाई को लेकर पूरी करने की चिंता सता रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के छात्रों ने भारत सरकार से देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग की है। दरअसल दोस्तों, देश भर में हजारों छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस लौटे हैं। वहीं इसमें छत्तीसगढ़ के 207 छात्र भी हैं, जिनकी वापसी हुई 1 महीने तो बीत गए, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्र परेशान हो रहे हैं। छात्रों की परेशानी देखते हुए छात्रों के पालकों ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए मांग की। पालक संघ के सदस्य अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों को भारत के ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए, क्योंकि पढ़ाई का अधिकार भारतीयों के मूलभूत अधिकार में से एक अधिकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स 8.9 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ 6वें नंबर पर पहुंचे अडानी। मुकेश अंबानी लिस्ट में 11वें स्थान पर। जी हां दोस्तों, $100 अरब के क्लब में शामिल होने के बाद अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ब्लूमबर्ग की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है। अडानी से आगे सिर्फ एलन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नाल्ड, बिल गेट्स और वारन बफे हैं। दोस्तों, ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार गौतम अडानी की नेटवर्थ $118 अरब यानी करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए है, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 97.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए है। अडानी ने गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के फाउंडर लेरी पेज और सरगेई ब्रिन को पछाड़कर 6वीं पायदान हासिल की है। दोस्तों, लेरी पेज की नेटवर्थ $116 अरब यानी कि 8.8 लाख करोड़ रुपए और सरगेई ब्रिन की नेटवर्थ $111 अरब है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना हो गया आज महंगा, चांदी के भी दाम बढ़ गए। जानिए क्या है सोने चांदी की ताजा दाम, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है गोल्ड सिल्वर प्राइस। दरअसल दोस्तों वैश्विक रुझानों के अनुरूप दुनिया भर में बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं और मंदी की आशंकाओं के बीच घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में तेजी आई है। हालांकि अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में बढ़ोतरी और डॉलर में मजबूती ने पीली धातु की बढ़त पर नियंत्रण बनाए रखा है।
MCX पर सोना वायदा 0.56% यानी कि 291 रुपए की तेजी के साथ 52,470 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी वायदा 713 रुपए की तेजी के साथ 68,007 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। दोस्तों, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात की जाए तो इसके अनुसार हाजिर बाजार में उच्चतम शुद्धता वाला सोना 52,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका, जबकि चांदी 67,672 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिकी। इसके अलावा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.13% की बढ़त के साथ $1948 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.99 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एप्पल का लेटेस्ट फोन अब भारत में बनेगा। आईफोन 13 है भारत में बनने वाला लेटेस्ट एप्पल मॉडल, शुरू हो गया है प्रोडक्शन। जी हां दोस्तों, एप्पल ने भारत में आईफोन 13 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग चेन्नई के पास श्रीपेंदुर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के प्लांट में हो रही है। एप्पल इंडिया के एक प्रवक्ता ने एक्सक्लूसिव ईमेल स्टेटमेंट में ईटी को बताया कि हम खूबसूरत डिजाइन, बेहतरीन फोटो और वीडियो लेने वाले एडवांस कैमरा सिस्टम और शानदार A15 बायोनिक चिप के साथ आने वाले आईफोन 13 को बनाने के लिए उत्साहित हैं। आईफोन 13 के साथ कंपनी अब अपने 2 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर फॉक्सकॉन और विस्टकॉन के लिए लोकल लेवल पर अपने सभी टॉप सेलिंग मॉडल्स बनाती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार धड़ाम, 400 से भी ज्यादा फिसला सेंसेक्स, निफ्टी 18,000 के नीचे। जी हां दोस्तों, सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों में भारी गिरावट आई। BSE का सेंसेक्स जहां 419.18 अंक यानी कि 0.71% टूटकर 58,545 के स्तर पर खुला, वहीं NSE का निफ्टी 123 अंक की गिरावट के साथ 17,552 के स्तर पर खुला था। दोस्तों, आज सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी मेटल में आई है, 2.29% लुढ़का। इसके अलावा निफ्टी बैंक, ऑटो फाइनेंस सर्विस, MFCG, IT, मीडिया, फार्मा, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक और रियल्टी में भी लाल निशान पर कारोबार रहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महंगाई और बेरोजगारी पर चले बुलडोजर, राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घर एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों की इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर बीजेपी के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आरक्षण आंदोलन पर हार्दिक को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया। उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे। हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 17 महीने के पीक पर पहुंची महंगाई। मार्च में रिटेल महंगाई दर 6.95% रही। खाने की चीजों से लेकर जूते और कपड़े तक हो गए महंगे। जी हां दोस्तों, आम आदमी को मार्च में महंगाई के मोर्चे पर झटका लगा। खाने पीने के सामान से लेकर कपड़े और जूते तक महंगे होने से महंगाई 17 महीने के पीक पर पहुंच गई है। दोस्तों, मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI आधारित रिटेल महंगाई दर मार्च में बढ़कर 6.95% हो गई। खाने पीने के सामान की महंगाई 5.85% से बढ़कर 7.68% हो गई है। दोस्तों, यह लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही। फरवरी 2022 में रिटेल महंगाई दर 6.07% और जनवरी में 6.01% दर्ज की गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शंघाई में लॉकडाउन से चरमराई स्वास्थ्य सेवा, लोग सोशल मीडिया से जुटा रहे अपनों के लिए मदद। जी हां दोस्तों,
आपने बिल्कुल सही सुना। अक्सर चीन से ऐसी खबरें नहीं आती है। इतनी सख्ती है कि सरकार की व्यवस्था विफल हो जाने के मामले अक्सर दब जाया करते हैं, लेकिन इस बार देश की आर्थिक राजधानी शंघाई में लगे लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाने का मामला सामने आया है। साथ में यह भी कहा गया है कि लोगों को किस तरह इन हालातों में अपनों के लिए सोशल मीडिया के जरिए मदद जुटानी पड़ रही है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला यह शहर इस वक्त चीन में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। खबरों के मुताबिक लॉकडाउन ने शंघाई के उन मरीजों के सामने चिंताजनक स्थिति पैदा कर दी है जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य तंत्र इस वक्त कोरोना संक्रमण को काबू करने और उससे बीमार होने वाले मरीजों की देखरेख में लगा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिमोट से चलेगी शहबाज की सरकार। इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस महीने के आखिर में मुल्क वापसी कर सकते हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता जावेद लतीफ ने दावा किया है कि उन्होंने खुद नवाज से पाकिस्तान वापसी पर बात की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही यह दावा किया जा रहा था कि इमरान सरकार गिरने के बाद शरीफ की मुल्क वापसी तय है और शहबाज शरीफ की सरकार का रिमोट कंट्रोल वास्तव में नवाज के हाथ में ही है। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय नवाज की वापसी और उन पर चल रहे केसों के मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। इसमें नवाज को खराब सेहत के आधार पर जेल जाने से राहत मांगी जाएगी। दोस्तों, नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे, जिसके बाद से वो वापस नहीं आए। इमरान सरकार ने उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। वैसे भी नवाज के पास सेहत के आधार पर कई कानूनी विकल्प खुले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट। सरकार ने कहा विदेशी कर्ज नहीं चुका सकते, सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स और फ्यूल खरीदने के लिए बचे हैं डॉलर। जी हां दोस्तों, लगभग दिवालिया हो चुके श्रीलंका ने अब 51 अरब डॉलर यानी कि 3.8 लाख करोड़ भारतीय रुपयों का विदेशी कर्ज चुकाने से हाथ खड़े कर दिए। खाने पीने का सामान और फ्यूल डिमांड पूरी करने के लिए श्रीलंका ने यह कदम उठाया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली हो चुका है और इसके पास काफी कम डॉलर बचे हैं। अगर वो कर्ज चुकाने का फैसला लेता तो फूड प्रोडक्ट्स और फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं बचते। इससे हालात और बेकाबू हो जाते। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि बॉन्ड होल्डर्स, बायलैटरल क्रेडिटर्स और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के सभी बकाया पेमेंट्स डेट रिस्ट्रक्चर तक सस्पेंड रहेंगे। आसान शब्दों में कहे तो वित्त मंत्रालय फिलहाल कोई विदेशी कर्ज नहीं लौटाएगा। इनकी तारीखें तय की जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को पहले लता मंगेशकर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। 24 अप्रैल को मुंबई में समारोह। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार को मशहूर गायिका लता मंगेशकर की याद में शुरू किया गया है दोस्तों, जिनका कुछ महीने पहले ही निधन हुआ है। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई में एक समारोह में प्रदान किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल मार्केट में टाटा मोटर्स की धमक। वैश्विक थोक बिक्री में 2% का हुआ इजाफा। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स समूह कामयाबी के नित नए सोपान चढ़ रहा है। भारत ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी टाटा मोटर्स का बोलबाला है। टाटा समूह की कंपनी टाटा मोटर्स ने बीते वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी ने बताया कि जगुआर, लैंड रोवर, JLR सहित वैश्विक थोक बिक्री में सालाना आधार पर 2% की वृद्धि दर्ज की गई है। कंपनी इस दौरान कुल 3,34,884 गाड़ियों की बिक्री कर चुकी है। टाटा मोटर्स ने कहा कि टाटा मोटर्स के सभी वाणिज्यिक वाहनों और टाटा देबू रेंज की वैश्विक थोक बिक्री सहित वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 1,22,147 इकाई थी, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 12% अधिक है। यानी कि दोस्तों टाटा मोटर्स देश में ही नहीं विदेश में भी झंडे गाड़ रहा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत के नेशनल बर्ड का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।